एक छोटी सी उंगली का निशान एक मर्डरर को फांसी तक पहुंचा सकता है। सुनने में ये बात बहुत अजीब लगती है ना, लेकिन ये सच है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रियल लाइफ क्राइम केसेस के बारे में जिन्हें सिर्फ एक फिंगरप्रिंट की मदद से सॉल्व कर दिया गया। कुछ केसेस में 100 साल पुराने और कुछ बिल्कुल मॉडर्न, जहां एआई और कंप्यूटर की मदद से डिकेड्स पुराने केसेस रिओपन होकर सॉल्व हुए। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट केस में सबसे शॉकिंग है। नमस्कार दोस्तों, आज के डिटेल वीडियो में हम समझेंगे कि फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक कब से काम करते हैं, इसका साइंस क्या है और दुनिया के कुछ फेमस क्राइम केसेस। हम ये भी देखेंगे कि फिंगरप्रिंट इतना रिलायबल प्रूफ क्यों माना जाता है और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने इस फील्ड को और ज़्यादा एडवांस बना दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम हर केस को डिटेल में समझेंगे, तो अगर आप क्राइम और साइंस दोनों में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। सबसे पहले जानते हैं कि फिंगरप्रिंट के पीछे साइंस क्या होता है। ये फिंगरप्रिंट जो है इतना यूनिक क्यों होता है। केस स्टडीज में जाने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि फिंगरप्रिंट काम कैसे करता है। हर इंसान की फिंगरप्रिंट में रिजेस होती है। रिजेस मतलब छोटी छोटी लाइंस जो स्किन के ऊपर बनी होती है। ये रिजेस जो है माँ के पेट में ही प्रेगनेंसी के तीसरे या चौथे महीने में बन जाती है और जेनेटिक के साथ साथ पेट के अंदर का इन्वायरमेंट भी इनका पैटर्न डिसाइड करता है, जैसे बेबी का पोजीशन, मेनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर, अम्बिलिकल कॉर्ड की पोजीशन वगैरह वगैरह। इसी वजह से ट्विंस का भी फिंगरप्रिंट अलग होता है क्योंकि जेनेटिक सेम होने के बावजूद पेट के अंदर का एग्जैक्ट एनवायरनमेंट कभी भी सेम नहीं होता। फिंगरप्रिंट में 3 बेसिक पैटर्न्स होते हैं, लूप, वर्ल और आर्क। लूप सबसे कॉमन है, अराउंड 60 to 65% लोगों में ये पाया जाते हैं। वर्ल जो है इसका दूसरा कॉमन टाइप है और आर्क सबसे रेयर। फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन्हीं पैटर्न्स को उनके रिजस एंडिंग लुब्रिकेशन, यानी जहां एक रिज 2 हिस्सों में स्प्लिट होती है और डॉट्स को देखकर ये मैच करते हैं। ये सब माइन्यूट डिटेल्स इतनी स्पेसिफिक होती है कि स्टैटिस्टिकली 2 इंसानों के फिंगरप्रिंट मैच होने के चांसेस जो है बिल्कुल लगभग ना के बराबर होते हैं। अब जानते हैं केसेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं द रोजर्स केस की, जो कि अर्जेंटीना में हुआ था 1892 ईयर में। सबसे पहला केस फिंगरप्रिंट से मर्डर सॉल्व हुआ, वो था अर्जेंटीना का। फ्रांसिस्का रोजर्स नाम की एक औरत ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था और इल्जाम अपने पड़ोसी पे लगा दिया था, ये कह के कि उसने उसके बच्चों को मार दिया। पुलिस जो है वो कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि उनके पास कोई भी सीधा प्रूफ नहीं था और पड़ोसी जो है बार बार इनोसेंट होने का दावा कर रहा था। तब एक पुलिस ऑफिसर जॉन यूसिच, जो अर्जेंटीना में फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेवलप ही कर रहा था, उसने जो है क्राइम सीन पे एक खूनी फिंगरप्रिंट देखा, एक दरवाजे पे ब्लड से बना हुआ। उसने रोजन का फिंगरप्रिंट उस निशान से कंपेयर किया और वो जो है हूबहू सेम निकला। जब उससे कॉन्फ्रेंट किया गया तो रोजन ने जो है अपने क्राइम को कबूल कर लिया और ऐसे ही ये दुनिया का सबसे पहला केस था जहां फिंगरप्रिंट एविडेंस की वजह से एक क्रिमिनल पकड़ा गया और कन्विक्ट भी हुआ। बात करते हैं दूसरे केस की, जो था स्ट्रैटन ब्रदर्स केस, जो कि हुआ था लंदन में 1905 के दौरान। अगला केस है इंग्लैंड का। 1905 में लंदन के डेफोर्ड एरिया में एक दुकान के मालिक और उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था। क्राइम सीन पे पुलिस को एक खाली कैश बॉक्स मिला था जिस पे एक थंबप्रिंट था। उस वक्त यूके में फिंगरप्रिंट एविडेंस को कोर्ट में लीगल प्रूफ माना ही नहीं जाता था। ये केस पहली बार था जहां इसका इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने अल्फ्रेड स्ट्रैटन और उसके भाई एल्बर्ट का थंबप्रिंट लिया और वो बॉक्स पे मिले थंबप्रिंट से मैच हो गया, लेकिन डिफेंस लॉयर ने कोर्ट में ये आर्गुमेंट दिया कि फिंगरप्रिंट साइंस तो अभी नया है और इसमें जो है गलती भी हो सकती है। इसलिए प्रोसिक्यूशन ने एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को कोर्ट में बुलाया, जिसने जज और जूरी के साथ में डिटेल में समझाया कि रिजेस कैसे मैच होती है। पॉइंट बाय पॉइंट ये एक्सप्लेनेशन इतनी कन्विंसिंग थी कि दोनों भाई जो है दोषी पाए गए और
और उन्हें जो है फांसी की सजा दी गई। ये केस जो है लीगल हिस्ट्री में बहुत बड़ा मोड़ था। इससे पहले जज फिंगरप्रिंट को अनरिलायबल साइंस समझते थे। इस केस के बाद ही ब्रिटेन की अदालत ने फिंगरप्रिंट को एक वैलिड साइंटिफिक एविडेंस माना गया। अब बात करते हैं तीसरे केस के बारे में, जो था थॉमस जेनिंग्स केस। ये केस हुआ था शिकागो में 1910 के दौरान। अमेरिका में भी एक ऐसा ही लैंडमार्क केस हुआ था। शिकागो में एक रात थॉमस जेनिंग्स के घर में घुसते और थॉमस जेनिंग जो है एक घर में घुसे और घर के मालिक जो कि थे क्लैरिंस हिलर, उनका किसी ने तो भी मर्डर कर दिया गया था। और भागते वक्त घर की एक रेलिंग पे अभी अभी पेंट हुआ था और वो जो है गीली थी। जेनिंग्स ने जो है अनजाने में उस रेलिंग को पकड़ा और अपना क्लियर फिंगरप्रिंट जो है छोड़ दिया। पुलिस ने उस प्रिंट को मैच किया और जेनिंग्स को पकड़ लिया, जिसके पास पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। कोर्ट केस में डिफेंस ने फिंगरप्रिंट एविडेंस को चैलेंज किया, ये कह के कि साइंस जो है इतनी रिलायबल नहीं है कि किसी को फांसी दी जाए। लेकिन 4 फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने कोर्ट में टेस्टिफाई किया और उनकी डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन के बाद जूरी जो है कन्विंस हो गई। ये अमेरिका का पहला केस था जहां फिंगरप्रिंट एविडेंस अपील कोर्ट में जो है एक्सेप्टेड हुई और उसके बाद से ये यूएस लीगल सिस्टम का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गया। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन ये है कि इस केस का इंपॉर्टेंस ये है कि पेंट जो है गीली थी, इसलिए फिंगरप्रिंट बहुत क्लियरली जो है कैप्चर हुआ, जो एक एक्सीडेंटल लेकिन क्रूशियल एविडेंस बन गया है। अब बात करते हैं चौथे केस के बारे में, जो था द वेल्जुए केस। और फिंगरप्रिंट का इस केस में हुआ था मिसयूज, जो कि हुआ था फ्रांस में। अब एक ऐसा केस देखते हैं जहां जो है फिंगरप्रिंट एविडेंस गलत भी साबित हो सकता है अगर इसका सही तरीके से एनालाइज ना किया जाए। तो 2004 में अमेरिका में भी एक ऐसा ही केस हुआ था जहां ब्रैंडन मेफील्ड को मैड्रिड के एक बॉम्ब केस में गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि एफबीआई के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने उसके प्रिंट बॉम्बिंग साइट से मिले एक पार्शियल प्रिंट से मैच कर दिया था। बाद में पता चला कि ये मैच जो है गलत था और असली क्रिमिनल जो है कोई और था, एक अल्जेरियन नेशनल, जिसका फिंगरप्रिंट एक्चुअली उस पार्शियल प्रिंट से मैच करता था। इस केस ने पूरी दुनिया में फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक की रिलायबिलिटी पे सवाल खड़ा कर दिया था। पार्शियल या स्मज फिंगरप्रिंट को मैच करते वक्त ह्यूमन एरर हो सकता है, स्पेशली जब एक्सपर्ट पहले से एक सस्पेक्ट के बारे में सोच के रखते हैं। इससे जो है कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, इस केस में ये दिखाना जरूरी है क्योंकि वीडियो को सिर्फ एक तरफा पॉजिटिव नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसके पीछे ये भी समझना चाहिए कि फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक परफेक्ट साइंस नहीं है, इसमें भी कुछ ह्यूमन एरर की गुंजाइश होती है। अब पांचवें केस के बारे में बात करते हैं, जो कि थे मॉडर्न केस, जो कि सॉल्व हुए थ्रू AFIS। अब बात करते हैं मॉडर्न जमाने की। आज के टाइम में फिंगरप्रिंट डाटाबेसेस जो है डिजिटल हो चुके हैं, जैसे AFIS। AFIS का मतलब है ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसमें दुनिया भर के करोड़ों फिंगरप्रिंट स्टोर होते हैं और कंप्यूटर जो है सेकंड्स में मैच कर देता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से पुराने कोल्ड केसेस, यानी जो केसेस सालों तक अनसॉल्व थे, रिसेंट सालों में रिपोर्ट होकर सॉल्व हुए हैं। एक फेमस एग्जांपल है कैलिफोर्निया के एक केस, जहां 1970 के टाइम में हुए एक मर्डर का फिंगरप्रिंट एविडेंस स्टोर करके रखा गया था, लेकिन उस वक्त की टेक्नोलॉजी से मैच नहीं मिल पाया। डेकेड्स बाद जब सस्पेक्ट ने किसी और रीजन से अपना फिंगरप्रिंट कहीं सबमिट किया, जैसे जॉब एप्लीकेशन या गवर्नमेंट आईडी के लिए, तो AFIS सिस्टम ने ऑटोमेटिकली पुराने केस से मैच कर दिया और क्रिमिनल जो है डेकेड्स बाद पकड़ा गया। इसी तरह नेचुरल डिजास्टर और एक्सीडेंट में भी फिंगरप्रिंट का यूज होता है, जैसे विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जब बॉडी इतनी डैमेज हो कि चेहरे से पहचानना मुश्किल हो। अब हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक के कुछ कॉमन मिथ्स। मूवीज और टीवी शोज ने फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक के बारे में कई गलत धाराएं बना दी है। चलिए कुछ कॉमन मिथ्स जो है फिंगरप्रिंट के बारे में आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहला मिथ नंबर 1,
फिंगरप्रिंट मैच जो है इंस्टेंटली होता है। जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, कंप्यूटर पे फोटो डालो और तुरंत जो है नाम आ जाए। रियलिटी में एएफआई सिस्टम सिर्फ पॉसिबल मैचेस की एक लिस्ट देता है, जिससे एक ट्रेन एक्सपर्ट जो है मैन्युअली वेरीफाई करता है, जिसमें टाइम लगता है। दूसरा मिथ ये है कि ग्लोव्स पहनने के बाद कोई ट्रेस नहीं छूटता। रियलिटी ये है कि ग्लोव्स के अंदर भी स्वेट और प्रेशर मार्क्स रह सकते हैं, और एक बार क्रिमिनल ग्लोव्स के अंदर से भी ट्रेसेबल एविडेंस जो है छोड़ देते हैं। तीसरा मिथ ये है फिंगरप्रिंट कभी चेंज नहीं होते। ये मोस्टली सच है, लेकिन अगर किसी की स्किन बैडली बर्न हो जाए या डीप इंजरी हो तो उस एरिया के पैटर्न परमानेंटली चेंज हो सकते हैं। हालांकि नए स्किन पे भी इवेंचुअली कुछ पैटर्न जो है वापस आ जाते हैं। बात करते हैं आज के टाइम में जो है फिंगरप्रिंट की टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंच गई है। आज फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी सिर्फ क्राइम सॉल्विंग तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे स्मार्टफोन में भी है, बैंकिंग सिक्योरिटी में भी है, और एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन चेक में भी फॉरेंसिक लैब और एयरपोर्ट में भी इमिग्रेशन चेक में भी है। फॉरेंसिक लैब अब एआई मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं ताकि पार्शियल या डैमेज फिंगरप्रिंट को भी एक्यूरेटली मैच किया जा सके, जो पहले पॉसिबल नहीं था। कुछ कॉमन कंट्रीज में अब 3D फिंगरप्रिंट स्कैनिंग भी यूज हो रही है, जो सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड स्ट्रक्चर भी एनालाइज करती है, जिससे फेक या लुब्रिकेटेड फिंगरप्रिंट को पकड़ना आसान हो गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे केसेस और फैक्ट जिनसे पता चलता है कि एक छोटी सी उंगली का निशान कितना पावरफुल हो सकता है। चाहे वो 100 साल पुराना केस हो या आज का एआई पावर्ड फॉरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक का यूज ना सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करता है बल्कि इनोसेंट लोगों को बचाने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया गया है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको ज्यादा कौन सा केस इंटरेस्टिंग लगा या ब्लड स्पैटर एनालिसिस, तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।